हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम मोशन चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मोशन जो गति चैप्टर है इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। मोशन जो है देखो, लीनियर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। लीनियर मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है, लीनियरली मूव करता है, तो उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट कर रहा है पी से और वापस घूम के वो पी पर आता है, मतलब एक पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि P से स्टार्ट कर रहा है, P से Q तक पहुंचा है, तो यहाँ पे थीटा जो है ये क्या है, इनके बीच का एंगल है जब वो P से Q तक पहुंचा है। और R क्या है, यहाँ पे रेडियस है इसकी, इसके सेंटर से लेके और इसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी हो, देखो सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या हो जाएगा, कितना एंगल जो है उसने कवर किया है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट P से शुरू किया और Q तक पहुंचा, तो P से Q तक पहुंचने के लिए बीच में जो एंगल बना है वो थीटा एंगल बना है। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी वो क्या होगी, थीटा अपॉन टी होगी। अब यहाँ पे हम यूनिट देखते हैं। देखो, जो एंगल होता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो यहाँ के लिए एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो थीटा अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम के बराबर होती है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको जैसे कि इस टाइप से ओ पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो इस टाइप से घूमता हुआ पी पर पहुंचे, तो ये जो मोशन है, इस टाइप का मोशन, एक प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यू हम क्या लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रू करते हैं तो वो कितनी हाइट तक पहुंच पाता है। जैसे इसको हम थ्रू कर रहे हैं तो ये इस टाइप से होके जाता है, तो इसने कितना हाइट जो है वो कवर किया है, कितनी ऊंचाई के ऊपर ये थ्रू हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर ये फॉल हो रहा है। थीटा क्या है, एंगल है, हमने क्या लिया है, यू। यू क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये यू साइन थीटा एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा, यू कोस थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या होगा, एंगल होगा यू कोस थीटा के बीच में और जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बीच में। ठीक है, एच क्या हो जाएगी, इसके अंदर हाइट हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए हाइट की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए रेंज की वैल्यू क्या आएगी, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे से करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो हम आसानी से बता सके। ये तीन चीज़ ही पूछता है कि रेंज क्या होगी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो जो हाइट है वो होती है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, म्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल, ये म्यू कोस थीटा और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमने लिया है। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एच किसके बराबर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। ठीक है, अब है इसकी रेंज, कितनी रेंज को इसने कवर किया है, तो रेंज किसके बराबर होगी, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी। ठीक है, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी। थीटा एंगल है, म्यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या होंगे, इसके लिए तीनों की वैल्यू होंगी। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ये हमें दे रखे होंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर और इनकी वैल्यू बताएंगे।
कई बार हमें थीटा नहीं दिया होता और हमसे बोला जाता है कि जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो देखो कॉमन सी बात है कि जब एच और थीटा साइन थीटा क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा मैक्सिमम जब होगा तब हमारी हाइट मैक्सिमम होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन की वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती हैं। तो 1 जो वैल्यू होती है साइन की वो होती है 90 डिग्री पे, साइन 0 0 होता है और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम अगर साइन 90 इसकी वैल्यू रख दें तो ये वाला बन जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 होगा और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाइट जो है इसके लिए मैक्सिमम जो हाइट होगी एच मैक्स, इसकी ये जो वैल्यू आई है ये एच मैक्स की वैल्यू आई है, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे हमें थीटा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर देखो रेंज, रेंज के लिए भी पूछ लिया जाता है। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा 90 होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए ना, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ है, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए 90, और थीटा क्या होना चाहिए 90/2 45 डिग्री। तो जब हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम जो रेंज है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी। वैसे ही देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे भी अगर हम मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछें उसका तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो 2 म्यू अपॉन जी जो है ये क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये भी इसके लिए बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा गैलीलियोस इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया है, तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है हर बार कि कोई भी एग्जाम हो चाहे साइंस का। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जरूर लिखा होना चाहिए नाम उसके अंदर। अगर उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हुआ है तो ही ये इक्वेशन क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। और ये दी गई थी गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो साइंटिस्ट के द्वारा। तो क्या है ये इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन है v = u + at। ठीक है, v यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो वो जिस टाइम पे मूव करना शुरू करता है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फिर आगे की जो वेलोसिटी है, जो लास्ट में जो वेलोसिटी है वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, t क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट मूव करके गया है। ठीक है, तो v = u + at, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है गैलीलियो के लिए। सेकंड देखो क्या है, v² = u² + 2as। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। उसके बाद देखो c, थर्ड जो इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at²। तो s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो जाएगा, टाइम, a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और t क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो तीनों इक्वेशन है ये क्या है, गैलीलियोस के द्वारा दी गई है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके और इसमें जो भी फाइंड आउट करना होता है वो हम देखते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कोई भी एग्जाम हो जाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई ना कोई एग्जाम्पल देके ये पूछ लिया जाता है कि ये न्यूटन का कौन सा लॉ है। ठीक है, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले जो है देखो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकते नहीं हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जिसको बोला जाता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई बॉल है, बॉल को हमने फेंका है तो वो बॉल क्या होती है, थोड़े टाइम बाद अपने आप रुक जाती है या फिर उसको हम रोक देते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से, तो ठीक है। तो वो जो बॉल है अगर एक्सेलरेशन वहाँ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो वो बॉल रुकेगी नहीं, वो अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो ये जो है ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसके बाद देखो क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के बारे में हमें बताता है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। m से यहाँ पे मास है और a से क्या है, एक्सेलरेशन। तो f क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, ठीक है। और यहाँ से देखो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर यहाँ से देखें तो इसकी यूनिट जो है m से मास की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो मास की जो यूनिट है वो, इसकी फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग पहले तो फोर्स को डिफाइन किया गया है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके अलावा मोमेंटम के बारे में भी बताया है इसने, ठीक है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट के बराबर होता है। p से मोमेंटम है और मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट के बराबर। फिर इसने इम्पल्स के बारे में भी बताया है। इम्पल्स जो होता है उसको हम j से डिनोट करते हैं और इम्पल्स की जो वैल्यू है वो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से हम इनकी यूनिट भी देख लेंगे। मोमेंटम की यूनिट पूछी जाए तो देखो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वैसे ही हम इम्पल्स देखेंगे, इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो हम न्यूटन सेकंड क्या बोल देंगे, इम्पल्स की क्या है, यूनिट है। उसके बाद जो है लास्ट न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। एवरी जो भी कोई भी बॉडी है, ठीक है, एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो क्या करेगी, हमारे ऊपर वापस लगाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे उतना ही क्या होगा, हमें अपोजिट में उसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स जो है वो वापस में लगा रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि सर्कुलर मोशन क्या होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। तो सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसका, ठीक है।
एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ने कवर की है वो क्या हो जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा से डिनोट करते हैं, और थीटा बाय टी, थीटा क्या होगा, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होगी। तो एंगल पर यूनिट टाइम यूनिट क्या हो जाएगी, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। उसके बाद देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ऑब्जेक्ट इस टाइप से थ्रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमें बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं। हाइट क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हम मैक्सिमम कब होगी ये हाइट, जब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी तब, ठीक है। और मैक्सिमम के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, म्यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर, ये हमने पीछे भी निकाला था। रेंज क्या होगा, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगी, और रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री। टाइम 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न करने हैं। फिर गैलीलियो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीनों ही इक्वेशन जो है ये गैलीलियो के द्वारा दी गई थी, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे कि हम बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ झटका लगता है हमें। तो वो क्यों लगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्या थी, एक मोशन में थी बस के साथ, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक लगा तो बस तो रुकती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से आगे की तरफ जाते हैं। वैसे ही जैसे कोई घुमावदार रोड के ऊपर जैसे जा रही है बस, तो हम क्या करते हैं, बस जिस साइड में ऐसे झुकती है हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, उसके अपोजिट साइड की तरफ झुकते हैं। तो वो भी क्या होता है, इसी लॉ की वजह से होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मोमेंटम जो है ये सेकंड लॉ है, और एक्शन रिएक्शन लॉ जो एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, तो ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा। इस क्लास में इतना ही, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।